दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी का टाइम अप होने जा रहा है? यानी मोदी की जो सत्ता है धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। और जैसा कि देश के बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन कह रही है, पीएम मोदीज पॉलिटिकल रूल इन फाइनल फेज, यानी आखिरी दौर में मोदी का शासन है। अब दोस्तों, ये जो खुलासा है ये टाइम्स ऑफ इंडिया या मीडिया ने नहीं किया है, बल्कि ये खुलासा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस की टॉप मीटिंग CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में किया है। बंद कमरे में बैठक हो रही थी और इसमें राहुल के अलावा सारे टॉप लीडर थे। सोनिया गांधी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, KC वेणुगोपाल थे, और आप कह सकते हैं कि जितने भी टॉप लीडरशिप है सारे नेता इस मीटिंग में मौजूद थे। और कई दलीलें राहुल गांधी ने एक एक करके इस मीटिंग में सामने रखी। दोस्तों, राहुल गांधी इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आजकल उनका खुद का दावा है कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो या फिर बीजेपी की पार्टी हो या सरकार के कई अहम ब्यूरोक्रेट्स हों, उनके पास अब खबरें आने लगी हैं। और इससे पहले भी वो कुछ खुलासे कर चुके हैं जो सच साबित हुए हैं। तो राहुल गांधी की बात सिर्फ यही नहीं रुकी, आगे वो कहते हैं कि मोदी के विकल्प की तलाश शुरू हो चुकी। अब इसका मतलब ये है कि RSS जो है वो मोदी का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहा है कि भाई मोदी की जगह और कौन, अमित शाह, योगी या फिर कोई और, देवेंद्र फडणवीस। मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, ना ही शायद राहुल गांधी गए, लेकिन ये बात सही है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की जो खबर थी इसकी तस्दीक उस मीटिंग में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी की है, और कैमरे पर, कि राहुल गांधी ने ये बोला था और ये सच है। सुनिए एक बार, तस्दीक सुन लीजिए। तो मैं तो वहाँ था, ये सच है कि उन्होंने कहा है और ये सरकार तो उसी रास्ते पे जा रही है। अब दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि मोदी और शायनी जो गुजरात लॉबी है पहली बार इन 12.5 बरसों में मुश्किल वक्त से गुजर रही है। बहुत ही मुश्किल फेज़ है, पॉलिटिकल फेज़ है गुजरात लॉबी का। और इसकी चिंता, जाहिर तौर पर इसकी चिंता RSS को है, बीजेपी को है, और इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन इससे भी एक ज़्यादा चौंकाने वाली बात आज विनोद शर्मा ने मुझसे कही। विनोद शर्मा पिछले 50 बरसों से प्रधानमंत्री कार्यालय और लोकसभा और राज्यसभा यानी संसदीय राजनीति कवर कर रहे हैं। देश के बहुत जाने माने, आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं। उनका ये कहना है कि सबसे बड़ा टेस्ट मोदी का गुजरात में और उत्तर प्रदेश में होगा, जो 2 विधानसभा चुनाव होंगे। और अगर उत्तर प्रदेश उनके हाथ से निकलता है, गुजरात में उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी फीकी पड़ती है, तो फिर मोदी के लिए आगे का वक्त बहुत मुश्किल है और वो 2029 का चुनाव हार भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी बात विनोद जी कहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि अगर मोदी चुनाव हार जाते हैं तो क्या ऐसे में जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर यानी सत्ता का जो हस्तांतरण है, क्या वो आसानी से होगा? अब ये बात इसलिए वो जोर देकर कह रहे हैं क्योंकि उनकी दलील है कि जिस मोदी के सिस्टम में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट, तीनों ही इंपॉर्टेंट संस्थाओं के अगर जो बॉसेस हैं यानी प्रेसिडेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस, तो क्या ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर आसानी से होगा? बहुत बड़ा सवाल है, सिर घूम जाएगा अगर हम इसको गहराई से देखें। सुनिए एक बार विनोद जी को, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे व्यक्तिगत डर पता है क्या है दीपक जी? कि ये इलेक्शन हार भी जाएं तब भी ट्रांसफर ऑफ पावर में दिक्कत पैदा करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की तरह। ओके, ये मेरी बात अब मान के लिख लीजिए आप। अब दोस्तों, सच ये है कि जिस तरह से राजनीति एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज में आगे बढ़ रही है, कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। क्योंकि पहली बार मैं देख रहा हूं 12 बरसों में पहली बार, वो चाहे जेन अल्फा हो, चाहे वो जेन जी हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, आम आदमी हो, अपनी डिमांड्स को लेकर सड़कों पर आ रहे हैं। डर जैसे खत्म हो चुका है गुजरात लॉबी से, और कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह से आज बड़ी बात जाने माने पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा ने कही, उसे भी ज़रूर गौर से आप सुने। और हमारे साथ आज अखिल स्वामी साहब भी होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, मेरी गुजारिश है गौर से सुनिएगा।
विनोद जी, राहुल गांधी का ये कहना सीडब्ल्यूसी में, और वो पहली बार कह रहे हैं जहां कांग्रेस की टॉप लीडरशिप बैठी पूरे देश भर की, वहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें अब तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो सत्ता है, गुजरात लॉबी की जो सत्ता है, वो लास्ट फेज में, अंतिम चरण में, यानी राहुल गांधी और सीडब्ल्यूसी कहीं ना कहीं एक स्लाइड देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक एक पायदान करके नीचे आ रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? आपका तजुर्बा, उसे भी ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो 2024 से पहले थे, ये जो 14 वाले नरेंद्र मोदी थे, 19 वाले थे, अब वो मोदी नहीं है? ये निष्कर्ष जो है जरा जल्दी होगा, क्योंकि हमको रुक जाना चाहिए। 3 असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं। एक तो गुजरात का होगा, एक पंजाब का होगा और एक यूपी का होगा। और उसके बाद अगर कुछ निष्कर्ष निकालना हो, लेकिन हवा में जो स्ट्रॉज इन द विंड रीड करने हो, टी लीव्स पढ़नी हो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, ये जल्दी पढ़ रहे हैं टी लीव्स। जी देखिए बात है, कमजोर तो हुई है पार्टी लेकिन अगर आरएसएस ने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को हटाकर दूसरा नेतृत्व लाना है, जिसकी तरफ इशारा किया राहुल गांधी ने कि दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू फेस, तो फिर मैं समझता हूं मामला गंभीर है अगर उसकी बात सच है तो। लेकिन क्या इतनी आसानी से ये हट जाएंगे? मेरे व्यक्तिगत डर पता है क्या है दीपक? जी कि ये इलेक्शन हार भी जाएं तब भी ट्रांसफर ऑफ पावर में दिक्कत पैदा करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की तरह। ओके ये मेरी बात अब मान के लिख लीजिए आप। विनोद जी, 50 साल का तजुर्बा है, 10-10, 15-15 प्रधानमंत्रियों को आप जानते हैं, उनको रिपोर्ट कर चुके हैं। आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी हारते भी हैं, वो चुनाव हार जाते हैं 2029 में, तो ट्रांसफर ऑफ पावर इतना आसान नहीं होगा। इसका मतलब क्या है सर? थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने सेनेट के चेयरमैन, जो कि वहां उनका उपराष्ट्रपति होता है, उसको एंडोर्समेंट करने से रोकने की कोशिश की थी। उनका अपना वाइस प्रेसिडेंट था वो, लेकिन उसने अपना दायित्व निभाया, क्योंकि बावजूद इसके कि डोनाल्ड ट्रंप का एक छत्र राज था, डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े दावे थे, लेकिन वहां पर कुछ इंस्टीट्यूशन अभी भी बचे हुए हैं अमेरिका में, जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वहां पर जो इदारे हैं जिनका कर्तव्य है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करें और ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाए आसानी से। मान लीजिए कि कल को इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरह कहा जाता है कि ये इलेक्शन सही नहीं हुए, इसमें वोट चोरी हुई, इसमें गिनती की गलती हुई, इसके चलते हम तो इस्तीफा नहीं देंगे। भाई, किसी भी हार के बाद प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये जो प्रश्न है मेरा, ये सीधा सीधा इदारों को कमजोर करने का जो पूरी प्रक्रिया हमारे देश जी में चल रही है 2014 से, उससे संबंध रखता है। ठीक ठीक, जब आपने इदारे ट्रंप, नहीं होते तो लोकतंत्र नहीं रहता। ठीक ठीक, आपने ट्रंप की बात करी। अखिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल, क्योंकि आज विनोद जी ने एक ऐसी बात कर दी है जो मुझे लग रहा है कि एक नई तरह का डिस्कोर्स है पूरा। आप ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ पावर, नरेंद्र मोदी अगर चुनाव हारते हैं तो भी सत्ता का परिवर्तन नहीं होने देंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति मोदी का, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का मोदी का, इलेक्शन कमीशन भी उनकी जेब में है। हाँ इलेक्शन कमीशन, चलिए चलिए, चीफ और, इलेक्शन और कमीशन, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति और कैबिनेट भैया, सेक्रेटरी तो कह रही। ट्रंप के आड़े कौन आया? माइक पेंस, सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ द सेनेट। तो एक इदारा खड़ा हो गया ना, और उसने जी नहीं होने दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज के दिन अगर ऐसा कोई डिनोमेंट होता है, ऐसा कोई सिचुएशन आती है, तो कौन सा इदारा खड़ा होगा? मुझे बता दे कोई ठीक है, कोई चलिए बता दे मुझको। क्या सुप्रीम ठीक। कोर्ट खड़ा होगा? क्या इलेक्शन कमीशन खड़ा होगा? क्या माननीय राष्ट्रपति खड़ी होंगी? कोई भी क्या खड़ा होगा? स्पीकर खड़ा होगा? उनकी तो कुछ बनता नहीं है।
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो कस्टोडियन है वो तो हमारी राष्ट्रपति हैं, तो क्या वो खड़े होंगे? इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है, क्या वो खड़े होंगे? और जो इलेक्शन इलेक्शन कमीशन। कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो बताता है कि किसको कितने सीटें मिली, ठीक है, और गॉट इट सर्टिफिकेशन सर, करता है जीत और हार की। गॉट इट। आप कह रहे हैं कि कौन सा इदारा, कौन सा विभाग, कौन सा महकमा, कौन सी इंस्टीट्यूट, संस्था खड़ी होगी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती। भाई प्रोफेसर साहब, बड़ा पेचीदा सवाल इन्होंने कर दिया है, सिर घूम गया एकदम से, एनासीन खानी पड़ेगी लग रहा है आज। ये कह रहे हैं, विनोद जी कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कांग्रेस आगे रहती कुछ सीटों से, मोदी कुछ सीटों से पिछड़ते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो फिर तीन ही लोग फैसला लेंगे। एक इलेक्शन कमीशन जिसने इलेक्शन कराया, फिर राष्ट्रपति जो शपथ करवाते हैं, जो कस्टोडियन है, और सुप्रीम कोर्ट जहां पर आप किसी भी मामले में इंटरप्रिटेशन के लिए जा सकते हैं। अगर तीनों ही, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तीनों मोदी के आदमी हैं 2029 में, और कम वोटों से या सीटों से हार जीत हो रही, कुछ मसला फंस गया है, तो कह रहे हैं मोदी ही फिर बनेंगे। बड़ा मुश्किल है फिर राहुल गांधी के लिए। बोले। इंदिरा गांधी ने जो ट्रांसफर ऑफ पावर थी वो नहीं होने दी, वो उस इंदिरा गांधी पर तो केस हो गया था और उसको त्याग पत्र देना चाहिए था, लेकिन उसने इमरजेंसी लगा दी। हाँ भाई, बात दोहराया जाए, और इमरजेंसी तो अब लग नहीं सकती। एक ही सिचुएशन हो सकती है कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है, क्या ये अपना दायित्व निभाएंगे या नहीं निभाएंगे। अगर जो रिजल्ट है उनको विवादास्पद बना दिया जाता है ये कहकर कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, गिनती ठीक नहीं हुई, ठीक है, ये 20 बहानों से। ठीक। प्रोफेसर स्वामी साहब बताएं जवाब। देखिए दीपक जी, मुझे ऐसा लगता है ट्रांसफर ऑफ पावर बड़ी आसान होगा। कारण ये है, देखिए अगर मोदी जी और ये राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर देश को, भारत को देश रहने देना चाहते हैं और देश में आग नहीं लगाना चाहते, तो ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। हमारे और पाकिस्तान के बीच में अंतर केवल ये रहा, उनके यहाँ ब्लडशेड हुआ, हमारे यहाँ ब्लडशेड कभी नहीं हुआ। और मैं भारत की भारतीयता पे मुझे गर्व है। देखिए जो जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं वो है देश की जनता और देश का जेंसी। आज के तारीख में जिस प्रकार से वो बहुत ज्यादा परेशान है, एक जंतर मंतर नहीं, वे 1000 जंतर। देखिए ये तो डिपेंड करेगा मोदी जी पे और बाकी लोगों पे जिनका नाम ले रहे हैं हम लोग, कि अगर वो देश को एकजुट करना चाहते हैं तो ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे और हम लोग करने भी नहीं देंगे। तो देखिए भारत को भारत रहने दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी लेकिन अंत में उन्हें सत्ता सौंपनी पड़ी। पाकिस्तान नहीं बन सकता भारतवर्ष, सत्ता भी ट्रांसफर होगी, ये लोग जाएंगे भी, क्योंकि जनता का जो दबाव होता है, जनता का जो बल होता है, उसके सामने सारे एस्टेब्लिशमेंट ध्वस्त हो जाते हैं। और आज जनता अगर डिसाइड कर लेगी उसके बाद, और भारत की देखिए विशेषता अलग है, हमारी डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ तमिलनाडु के लोग हैं, केरला के हैं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। देश टूट जाएगा अगर ट्रांसफर ऑफ पावर में किसी ने बाधा डाली तो। अगर देश को एकजुट रखना है, ट्रांसफर ऑफ पावर करना ही पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पावर करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर देश से जो सैलाब उठेगा, जो सुनामी उठेगी विरोध की, वो 20 जुलाई के विरोध से 10 गुना 20 गुना ज्यादा हो सकती है। वो कह रहे हैं इतना प्रेशर होगा कि बहुत मुश्किल होगा, और फिर बांग्लादेश जैसी सिचुएशन या फिर नेपाल जैसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। खैर मैं अब इस सवाल को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल है कि मुझे लगता है कि 2 घंटे तक हम लोग इसमें उलझते चले जाएंगे। लेकिन हाँ, एक संकेत जरूर विनोद जी ने अपने तजुर्बे से दिया कि ऐसा भी हो सकता है, ये वो कह रहे हैं। विनोद जी एक चीज बताइए, सवाल यह है कि क्या 20 जुलाई के बाद जिस तरह से पूरे देश में घटनाक्रम बदला है, मैं सिर्फ जेनजी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे बच्चे हैं, जेन अल्फा 12 साल से कम बच्चे, ये भी सड़कों पर आ रहे हैं, किसान सड़कों पर आ रहा है, बहुत सी औरतें पानी को लेकर वो अब सड़कों पर उतरने लग गई है। क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे एक डर जो था, पब्लिक सड़कों पर नहीं आती थी मुद्दों को लेकर, क्या वो डर खत्म हो रहा है, और मोदी और शाह का जो एक रसूख है, जो रुतबा था, लोग डरते थे, वो डर अब जा रहा है, और मोदी और शाह आपको पहले से कहीं ज्यादा कमजोर दिख रहे हैं? देखिए बात यह है कि जनता का धैर्य टूट चुका है। डरवर की बात छोड़िए, जनता का जो धैर्य था, जनता का जो विश्वास था, जब ये 2014 में आए थे, मुझे याद है कि मैं यूपी में इलेक्शन कवर करने गया था, तो यंग लड़के जो थे, वही जेनजी जिसकी आज बात हो रही है, उस जमाने के जेनजी,
तो मैंने कहा भाई क्या देख रहे हो यार आप इस व्यक्ति में, जो इतने इनके पक्ष में नारे लगा रहे हो, मत वाले होके घूम रहे हो, मैं क्या करेगा ये? कहते ही नौकरी दिलवाएगा। दैट वॉज द रेफरेन। स्टॉक स्टेटमेंट थी नौकरी दिलवाएंगे, नौकरी नहीं मिली लोगों को। 2 करोड़ नौकरियों का वादा, कुछ नौकरी तो छोड़ी, अब डिग्री नहीं मिल रही जी, पर परीक्षा नहीं मिल रही। मुस्तकबिल के बारे में हमारा जो यूथ है वो चिंतित है। किसी भी कैटेगरी में आप उसको बांट लो, अल्फा, जी, मिलीनियल, जी, जो भी मान लो। मैं और उसके साथ साथ बूमर्स, द बूमर जनरेशन बहुत चिंतित है। ये परिवारों का मुद्दा बन गया है दीपक। जी, बच्चे का भविष्य परिवार का मुद्दा होता है। माँ बाप भी उतने चिंतित होते हैं और स्कूल का प्राध्यापक भी चिंतित होता है कि ये अगर नहीं जाएंगे मेरे स्कूल का रिकॉर्ड खराब होगा, जो अच्छा प्राध्यापक होगा। तो इनके तार हर जगह जुड़े हुए हैं और इनके भविष्य को निर्धारित वो लोग कर रहे हैं जिनके अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में प्रश्न चिन्ह है। ठीक, उनके पास विजन नहीं है उसको एड्रेस करने का, इस क्राइसिस को। ठीक। लास्ट क्वेश्चन स्वामी साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो अभी विनोद साहब ने कहा कि सब्र का बांध, धैर्य का बांध टूट रहा है। हर कोई अब कहीं ना कहीं अपनी कुंठा लेके, अपनी नाउम्मीदी लेकर, अपना गुस्सा लेके सड़कों पर आ रहा है। देश सड़कों पर आ रहा है। और ये देश जो सड़कों पर आ रहा है, क्या आपको भी लगता है कि मोदी शाह के पांव के नीचे से जो दरी है वो खिसकने लगी है? दरी खिसक रही, धीरे धीरे जमीन हिल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दीपक जी जो सबसे बड़ी समस्या है, जैसे मान लीजिए फिजिक्स के टीचर को बायोलॉजी की क्लास में खड़ा कर दिया जाए टॉक देने के लिए, कैसे देगा? भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मेहनत से, 50 साल की मेहनत से जो हिंदू मुसलमान नैरेटिव बनाया था, जो घृणा हमारे देश के समाज में घोली थी, वो अचानक खत्म हो गई पिछले 1 महीने के जेंजी की अंदर। वजह से। बच्चों ने खत्म कर दी। अब बच्चों का मुद्दा है कि भैया हमें हिंदू मुसलमान नहीं, तुम नौकरी दो, हमारे को पढ़ाई दो, हमारे स्कूल ठीक करो। नैरेटिव चेंज हो गया है। अब इस नैरेटिव को चेंज करने के लिए, दोबारा अपनी फील्ड में जाने के लिए वो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, क्योंकि फिर हिंदू मुसलमान नैरेटिव डालना चाहते हैं। क्योंकि भाई जब अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक निर्णय लिया, उसके विरुद्ध केवल इसलिए जाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान नैरेटिव में वापस आ जाए और ये कहें कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग टाइप की पार्टी है। नैरेटिव इनके हाथ से छिन गया है। अब नैरेटिव के बिना ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जब तक हिंदू मुसलमान ना हो, जब तक देश के अंदर दुर्भावना ना हो, जब तक देश के अंदर टूट ना हो, तब तक ये जीत नहीं सकते। तो मैं तो ये मानता हूं, देखिए मेरे को विश्वास है अपने देश के जेन जी और जेन अल्फा पे, और जैसे विनोद जी ने कहा, हम सब परिवार के लोग अपने बच्चों के साथ हैं, इसलिए ये थोड़े बहुत मार्जिन की बात छोड़ दीजिए। अगर राहुल गांधी इसी प्रकार से एग्रेसिव रहे और 800 मीटिंग पूरे हिंदुस्तान में होने वाली है, मैं ये कल्पना कर सकता हूं चुनाव आयोग पे भी देखिए लड़ाई आएगी। चुनाव आयोग से भी ये जेन जी और जेन अल्फा वो जानते हैं तब तक सुधार नहीं होगा जब तक चुनाव आयोग को नहीं सुधारा जाएगा। मुझे लगता है 2 सीट से शुरू हुए थे, ये 2 सीट पे दोबारा वापस जाएंगे। 2 सीट से शुरू हुए थे, 2 सीट पर दोबारा जाएंगे। विनोद शर्मा ने आज बहुत सी बातें कही हैं जिसको मुझे लगता है हर हमारा दोस्त आज सोचेगा। आप बार बार इसको रिकैप करके देख सकते हैं। लेकिन जो लब्बो लुआब है विनोद शर्मा जी का, वो ये है, विनोद जी कह रहे हैं कि जो सब्र का बांध है, जो धैर्य है, जो वादे किए गए वो जो टूटते चले गए, लगातार किस्तों में टूटते चले गए, हर इलेक्शन में टूटते चले गए। आज शीशा इतना बिखर चुका है वादों का कि नीचे अगर आप पैर रख दे जनता तो लहूलुहान हो जाएगा, कांटे बन चुके हैं। इसलिए सब्र का बांध टूट रहा है। लोग सड़कों पर आ रहे हैं, ना सिर्फ जेन अल्फा, जेन जी, बल्कि चाहे वो महिलाएं हो, वो अपने मुद्दों को लेकर आ रही, किसान, मजदूर, अलग अलग जिनकी जिनकी दिक्कतें हैं, सब आ रहे हैं। यानी अगर सड़क जाम हो जाए या वीआईपी ट्रैफिक का अगर वहां पर कोई बैरिकेड्स लग जाए, उसको तोड़ने के लिए पब्लिक आ रही है। ये एक टेस्ट ऑफ पेशेंस है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पब्लिक जो है अब वो मोदी के, मैं ये तो नहीं कहूँगा छाती पे चढ़ रही है, लेकिन मोदी के मुखालिफ हो रही है, मोदी का वोटर। और एक प्रोफेसर साहब ने अंत में कहा कि उन्हें अपने स्टूडेंट्स पे भरोसा है, जेन अल्फा पे भी और जेन जी पर भी, कि उन्होंने जिस तरह से बीड़ा उठाया है, जाति से, धर्म से उठकर, हिंदू मुसलमान से उठकर, ये जो आंदोलन है ये नए तरीके का आंदोलन है। और इसे रोकने के लिए फिलहाल
मोदी और शाह यानी गुजरात लॉबी के पास कोई टूल है नहीं इसका फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद सर, आप आए और आज तो आप मतलब आपने जिस तरह से आप चीज़ें रखी हैं लोगों के सामने, बहुत ही मुझे लगता है कि ज्वलंत सवाल आपने रख दिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब। और मैं दाद दूंगा आपकी कि कुछ भी हो, आपका जो छात्रों के प्रति विश्वास है वो नहीं टूटता। आपको जेनजी और जेन अल्फा से, अपने स्टूडेंट से बहुत उम्मीद है और ऐसी उम्मीद होनी चाहिए। काश बाकी जो प्राध्यापक हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर, वो भी कुछ आपसे सीखें। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।